बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है कि 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं सीखा है, क्योंकि कुछ काम होते हैं जो हुकूमत मुखालिफ होते हैं, कुछ बयानिए होते हैं जो हुकूमत मुखालिफ होते हैं, और कुछ काम और कुछ बयानिए ऐसे होते हैं जो कि रियासत मुखालिफ होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम इकदामात देखें माजी में, जो लगातार वो करते चले आ रहे हैं और अब तक उस पर कायम और दायम है, वो तमाम तर इकदामात रियासत मुखालिफ काउंट होते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, अगर आप हुकूमत के खिलाफ हैं तो आपको हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, बजाय इसके कि आप रियासत को टफ टाइम दें। जैसे कि हाल ही में वीकेंड पे हमने देखा कि IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर गज बज कर एहतजाज किया गया। ना सिर्फ एहतजाज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि वहां पर रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। ऐसे टाइम पर जब बिल्कुल पाकिस्तान को डिफॉल्ट के धाने पर लेकर जाने में सबसे बड़ा किरदार उस वक्त की माजी में जो हुकूमत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसका था, और उसके बाद IMF मुआहदे को साबुताज करने की कोशिश, और अब IMF हेडक्वार्टर्स के बाद ये एहतजाज, ये चीख चीख कर ये बोल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा। होना तो ये चाहिए था कि जब IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर जो नारेबाजी हुई, जो एहतजाज हुआ, जब वो इमरान खान साहब तक पहुंचा, उन तक जब सवाल पहुंचा, उनसे पूछा गया कि क्यों हुआ, तो आइडियली तो उनको इसे कंडेम करना चाहिए था, मगर इमरान खान साहब ने उसे कंडेम नहीं किया, बल्कि उसे ओन किया और कहा कि हाँ, ये जो एहतजाज हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ। जहां तक नारों की बात है उसका मुझे इल्म नहीं है। ला इल्मी जाहिर करके आधा एहतजाज ओन कर लिया, और जो एहतजाज के अंदर नारेबाजी हुई उसको ओन नहीं किया गया। ये जो काम है ये कोई मुल्क दोस्त तो कर नहीं सकता, ये काम कोई ऑपोजिशन भी नहीं कर सकती। ये जो काम हो रहे हैं ना, ये मुल्क दुश्मन लोग करते हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी सियासत कर रही है, अपने इकदामात उठा रही है, वो मुल्क दुश्मनी के रास्ते पर गामजन है। सवाल तो बहुत ज्यादा है। सवाल तो ये बनता है कि आखिर इस एहतजाज को कंडेम क्यों नहीं किया गया। सवाल तो ये भी बहुत बनता है कि वहां पर जो नारेबाजी हुई उसको कंडेम क्यों नहीं किया गया। अगर इमरान खान साहब ने या PTI के बड़ों ने उस नारों को खुद से नहीं सुना था, लेकिन अगर उनको रिपोर्टर्स के जरिए वो नारे पहुंचाए गए, तो फिर भी उसकी कंडेमिनेशन क्यों नहीं है। सवाल तो ये भी उठता है कि 9 मई वालों को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई। सवाल तो ये भी उठता है कि GSP+ स्टेटस को पाकिस्तान से वापस लेना हो, उसको साबुताज करना हो, IMF के मुआहदे को साबुताज करना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नहज पर किसकी शय पर पहुंची है, ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल राना एहसान अफजल खान साहब ने, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई कर रहे हैं यहाँ पे लालचंद मल्ली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद मल्ली साहब ज्वाइन करने के लिए। मल्ली साहब, मैं आप ही से आगाज करूंगी। वैसे हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी भी इस पैनल का हिस्सा हो, और जब वो आएगी तो हम बिल्कुल आपको भी उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन मल्ली साहब, मुझे लगता है कि 9 मई के बाद आप लोगों ने सीखा नहीं, क्योंकि 9 मई के बाद जिस तरीके से आप लोगों की बकौल आपकी पार्टी के ऊपर एक बहुत बुरा वक्त आया, मुझे लगता है कि आप लोगों ने उससे बिल्कुल नहीं सीखा, क्योंकि हुकूमत मुखालिफ बयानिया होने में, हुकूमत मुखालिफ एजेंडा होने में, और रियासत मुखालिफ बयानिया और रियासत मुखालिफ एजेंडा होने में बहुत फर्क है। अभी ये वीकेंड के ऊपर ही ये IMF हेडक्वार्टर्स के सामने अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हो रहा था, जिसमें आप लोगों के फ्रंट फुटर्स, चाहे वो शहबाज गिल हों, चाहे इस तरह के लोग हों, वो आगे आकर के खूब नारेबाजी कर रहे थे, रियासत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे। और खान साहब से जब जेल में पूछा गया तो खान साहब कहते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक एहतजाज हुआ है, बजाय इसके कि वो कंडेम करते हैं कि भाई ये क्या हुआ, मैं तो जेल में बैठा हूं, पता नहीं उन्होंने बाहर क्या कर दिया। उन्होंने ओन किया इस चीज को। आप कब सीखेंगे सर? जी देखिए, शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई के वाकयात की भी मजम्मत की है, और वो समझते हैं कि इस तरह के वाकयात और इस तरह का बयानिया बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी निशाना बनाया गया है, और उसके बाद FIA के थ्रू मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान तहरीक कारकुनों और लीडरशिप को हरासा किया गया है और तंग किया गया है। खान साहब ने बड़ा वाज़ह तौर पे कहा कि IMF के सामने अगर एहतजाज हुआ है और उसमें इस तरह की नारेबाजी हुई है, तो उन्होंने क्लियरली उस पूरे सिस्टम से खुद को डिस्टेंस किया है, उस नारेबाजी से डिस्टेंस किया है। हम समझते हैं कि पाक फौज बहुत कुर्बानियां दे रही हैं, और पाक फौज हमारी है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और हम ये भी समझते हैं कि पाक फौज का जो हर घर से, पंजाब हो या KP हो, तकरीबन हर दूसरे घर से पाक फौज में एक शख्स जरूर वहां से मौजूद है। और उन सूबों में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अक्सियत से कामयाब हुई है। इसका मतलब ये है कि पाक फौज भी इमरान खान के बयानिए से
मुत्तफिक है। जो बयान ये है कि हमें आज़ादी चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, इस तरह की चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ आप देखें जो मौजूदा हुकूमत है जिससे हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप ये जो 17 सीटें जीत के आपने हुकूमत बनाई है, ये माइनॉरिटी की हुकूमत है, आप 10 सीटों का ऑडिट कर दें। वो घबराए हुए हैं, वो बात बनाते हैं कि जो है आप तरीके से बात करते हैं। अब ये भी तैयार है कि केपी की जो आप धौंस से इस मुल्क पे अगर आप हुक्मरानी करना चाहोगे तो ये नाकाबिल कबूल था और नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान की आवाम ठीक है सर, आपका कहा सर आंखों पर, सर आपका कहा सर आंखों पर। मैंने आपका कथारसिस भी सुन लिया, काफी अरसे के बाद आप शो पर आए हैं तो शायद आप कथारसिस देना चाहते होंगे सर, वो मैंने बिल्कुल सुन लिया। लेकिन जरा वन बाय वन अगर हम सवाल, जब आपका सेशन स्टार्ट करें ना, तो सर मैं पहला सवाल फिर से आपके सामने रख देती हूँ। नारेबाजी हो, IMF के बारे में कोई बात करना हो, ये IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर जो एहतजाज हुआ उसकी हिमायत इमरान खान साहब ने क्यों की? देखिए, जो इमरान खान साहब ने कहा कि ये पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो पूरी दुनिया में है, तो वो बात से बैठे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का दर्द जो है वो दिल में रखते हैं। वो अपना वो मोटो अपनी तरफ से अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो ये उनका राइट है। आप उनको रोक नहीं सकते कि आप कोई प्रोटेस्ट करें या ना करें। ओवरऑल वो सर पता है कि प्रोटेस्ट किस चीज के लिए था? इस चीज के लिए प्रोटेस्ट था कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे। आप ये चाहते हैं कि IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे सर? देखिए, IMF पाकिस्तान को 23 मरतबा कर्जा पहले दे चुकी है, आपको मालूम होना चाहिए। और उसमें से एक दफा जो कर्जा दिया रिसेंट टाइम्स में, वो आपकी हुकूमत में था और आपने IMF के मुआहदे को साबुताज किया। जी सर, आप मेरी बात सुन ले। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान ने 23 दफा पहले भी IMF से कर्जा ले चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को उससे कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। आप माजी में देखें, ये जो PTM की हुकूमत थी, ये PTM 2 है, जो PTM 1 था, उन्होंने भी एक कर्जा लिया और उसके बाद महंगाई का एक तूफान आया। पेट्रोल जो है 150 से 300 रुपए पे चला गया, इसे डॉलर 160 से 280 पे चला गया। इस तरह मुल्क में एक तबाही और मुआशी तबाही का तूफान आया। तो ज्यादा IMF से हम कहते हैं या पाकिस्तान की हुकूमत से जो हम कह रहे हैं वो ये है कि अगर आप कर्जा ले रहे हैं जो अल्टीमेटली पाकिस्तान की आवाम पे करती है, तो उसका जायज इस्तेमाल होना चाहिए और वो जायज इस्तेमाल सिर्फ। लेकिन वली साहब, ये आप धरने में, एहतजाज में IMF के हेडक्वार्टर्स के सामने इतनी लंबी बात आप कर नहीं रहे थे ना। आप बस सिर्फ ये नारेबाजी कर रहे थे जो रियासत मुखालिफ थी, और आप ये नारेबाजी कर रहे थे कि कर्जा मत दे। ये आपने इतनी लंबी बात नहीं की। अगर आपको इस तरह के कोई भी रिजर्वेशंस हैं, आपकी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लियामेंट में है वो बात करे ना हुकूमत से। आप अगलों को जाकर के और पब्लिकली इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्यों गंदा कर रहे हैं? यानी कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि IMF से पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए। आप ऑलरेडी इस निजाम का हिस्सा है सर। तनख्वाहें आप कहां से लेंगे? जो तनख्वाहें लेंगे वो यहीं से लेंगे ना सर। देखिए, आप अपनी बात मेरे मुंह से नहीं कह सकती। मैंने बाकान ये कहा है कि जो नारेबाजी वहां पे हुई है, इमरान खान ने खुद उससे खुद को डिस्टेंस कर लिया है। जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद की बात आपने कही है कि सुन्नी इत्तेहाद के मेंबरान आपके पार्लियामेंट में मौजूद है, तो आप अभी नेशनल असेंबली की वेबसाइट खोल लें। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद है तो अभी तक उनको इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया हुआ है? क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हमारी 80 सीटें चोरी कराने में जो अकम्प्लाइज था, जिसने ये चोरी करवाई है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो अभी तक हमारे मेंबरान आजाद क्यों है? इसके बावजूद कि वो हर कानूनी जो रिक्वायरमेंट थे वो पूरी कर चुके हैं कि वो सुन्नी ये बारी बारी इस चीज को कर लेते हैं। मल्ली साहब, आपने एक चीज में 4 चीजें और ऐड कर ली हैं। हुकूमत अगर आपकी बन भी जाती, हम तो कह रहे थे कि आप लोग हुकूमत बना ले, अगर आप बना भी लेते हुकूमत, फिर भी आपने IMF से तो कर्जा लेना ही लेना था ना। आप कोई भी साइंटिस्ट अगर लेकर के आ जाते, कोई बड़ी तोप चीज भी अगर आप लगा देते एज अ हेड फॉर द वजीर खजाना, तो फिर भी आपको IMF के पास जाना ही जाना था। मेरे साथ रहिए, मुझे अभी तक का आपका मौका पता चल गया। मैं आती हूँ सर मैं आ रही हूँ, आपको पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। बाकी पैनलिस्ट भी हैं। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अखुनजादा चिटान साहब ने ज्वाइन किया। चिटान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राना एहसान साहब एंड चिटान साहब, आप दोनों के लिए मैं समराइज कर लेती हूँ। खैर राना साहब आपने तो पूरा सुना कि मल्ली साहब ने क्या कहा। द वन लाइनर इज कि जो एहतजाज IMF हेडक्वार्टर्स के सामने हुआ वो जायज था, जो उसमें नारेबाजी हुई वो नाजायज थी।
दिस इज द क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू जो इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की तरफ से आया। सर आपका किससे सवाल है? सर आपसे। राना साहब आप आगाज करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये पीटीआई का पुराना वतीरा है। IMF को खत लिखा गया, इनके जो सूबाई वज़रा खजाना है, और उसकी ऑडियो लीक में भांडा फूट गया कि किस तरीके से क्या प्लानिंग थी कि अगर खान साहब नहीं तो फिर जो मर्जी करें जी, रियासत के खिलाफ कोई मसला नहीं है। उसके बाद अभी फिर खत लिखा गया, लेकिन अवाम को ये कहा गया कि नहीं, हम तो ये नहीं चाह रहे कि कर्जा ना मिले, फलाना ढमकाना, लेकिन बिल्कुल क्लियर कट डिमांड थी कि कर्जा ना दें जब तक जी इलेक्शन के फैसले नहीं होते। 2018 में हमारा इलेक्शन जो था वो भी हमारे नजदीक रिग्ड तरीन इलेक्शन था। हम तो IMF को नहीं हमने खत लिखा, हमने तो नहीं कहा कि इस मुल्क को कर्जा ना मिले और मुल्क दिवालिया हो जाए। तो इनकी बार हाँ ये कोशिश रही। फिर इन्होंने GSP प्लस वालों को, इनके सोशल मीडिया ने जो ऑनलाइन पिटिशंस होती हैं, कोई 3-4 हजार लोगों ने पिटिशंस फाइल की, सारे PTI के सपोर्टर अकाउंट्स थे, उनके थ्रू हुआ। अब ये वहां फिजिकल प्रेजेंस के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। भाई इनको एक चीज की समझ नहीं है कि IMF का इलेक्शन से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये समझते बूझते हुए ये सैबोटाज करना चाह रहे हैं मुल्क की मईशत को, ये मुल्क की साख को दुनिया भर में खराब करना चाह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये हर तरह से फेल होंगे, हर दफा फेल होंगे, पहले भी फेल हुए, आगे भी फेल होंगे, लेकिन इनका जो असल आईना, जो इनकी असल असलियत है, वो आईना इनको दिखा रहा है कि ये मुल्क के मफाद के खिलाफ चलना चाहते हैं, ये मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते, ये मुल्क में माशी स्टेबिलिटी नहीं चाहते। अब इशू ये है कि इनके जो भी सवाल हैं इलेक्शन के मुतालिक, इनको बारहा हम ये कह चुके हैं कि भाई वो आपके जो 2018 में जब आप हुकूमत में थे, आप इक्तदार में थे, आपकी सूबाई हुकूमतें भी थी, वफाकी हुकूमतें भी थी, जो निजाम तब था आज भी वही निजाम है, वही इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल हैं, वही अदालतें। या तो आपने 2018-19 में कोई ऐसा निजाम जबरदस्त किस्म का बना के गए होते कि अगर कोई जमात कहे कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो उसका जो है थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, या उसके लिए आप सारे हलके खोल देंगे। जब आपने कोई ऐसा काम नहीं किया तो आप क्यों समझ रहे हैं कि आपके लिए ये काम जो है वो रेड कारपेट बिछाया जाएगा और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आज ही सारे फैसले हो जाएंगे? जो निजाम तब अवेलेबल था वही निजाम आज अवेलेबल है। जाएं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जाएं अदालतों में, और अगर आप सच्चे हुए तो सच साबित हो जाएगा, अगर झूठे हुए तो जिस तरह 4 पंक्चर का पहले भांडा फूटा था, जिस तरह 35 पंक्चर्स का पहले भांडा फूटा था, अभी भी फूट जाएगा। लेकिन राना साहब मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि आप आके इन्फॉर्म कर देते हैं। अता तारर साहब जो हैं बड़ी हमें इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि देखें जी GSP प्लस के ऊपर ये कैसे ऑनलाइन जो है ये चीजें आके कर रहे हैं, देखें जी कैसे इमरान खान साहब अभी भी लाडलो वाली जेल काट रहे हैं। आप लोग भूल जाते हैं कि अब आप हुकूमत में हैं। अता तारर साहब जो हैं वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए हैं, आपकी पार्टी हुकूमत में है। अब आप आके सिर्फ कंप्लेन नहीं कर सकते या आवाम को बता नहीं सकते, आपने इसके ऊपर एक्शन भी लेना है। आप क्या एक्शन लेंगे इसके ऊपर, या क्या एक्शन आपने लिया है कि अगर IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर जाकर के एक स्टेक होल्डर जो कि पाकिस्तान के हैं वो इस तरह की बात करें जो कि एंटी पाकिस्तान जा रही है? सर नहीं, देखें, अब अगर एक जो ग्रुप है या एक जो जमात है वो लोगों को खड़ा करके कहती है कि जी इस मुल्क को कर्जा ना दो, तो इसके ऊपर लीगल एक्शन तो पता नहीं लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनकी नीयत तो बज़ाहिर कौम के सामने क्लियर कट सामने आ जाती है ना, कि जिस चीज की मुल्क को जरूरत है वो कह रहे हैं कि जब तक हमारा मसला नहीं हल होता या हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आते तो आप कर्जा ना दें और मुल्क दिवालिया हो जाए। तो ये इनकी असलियत तो अवाम के सामने आ रही है। अब ये लीगल टीम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो देखें कि इस पे क्या बन सकता है या नहीं बन सकता। अभी शानदाना साहिबा के ऊपर उन्होंने वो चलते फिरते एक इल्जाम लगा दिया कि जो चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा है, उन्होंने कोई कहा कि वो जिले शाह को जो है उसके ऊपर गाड़ी चला दो। अब इतना बड़ा झूठ उन्होंने मीडिया के सामने बात की तो FIA उस पर एक्शन ले रही है। तो मेरे ख्याल से लेना चाहिए, एक्शन होगा वो तो मरवत साहब वाली बात पर भी एक्शन ले रही है, और ये बैरिस्टर अकील साहब ने उसके ऊपर कंप्लेन दर्ज कराई है FIA के अंदर, जब उन्होंने बोला है कि पता नहीं कोई जिंदल है जिंदाल है, उसको सुपारी दी है कि कत्ल कर दें। पर सर मसला ये है, आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज मुझे अलाउ करें कि मैं वो सदर पाकिस्तान वाली पार्टी के पास जाऊं, मैं पीपल्स पार्टी के पास जाना चाहती हूँ। चट्टान साहब, सदर पाकिस्तान ने नोटिस लिया है ये जो IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर ये जो PTI ने किया है, क्या इसके ऊपर कोई बयान जारी किया है? या फिर मैं आप दोनों से वही सवाल करूं कि सर आपका काम है नैरेटिव बनाना, और तो आप कुछ कर नहीं सकते, नैरेटिव भी नहीं आप बना सक रहे हैं कि ये लोग कितना गलत काम कर रहे हैं। जी चट्टान साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जरूर इस पे एक्शन लेना चाहिए। पता नहीं ये एक्शन लेना वजीर आजम का काम है, सदर का काम है या इदारों का काम है, लेकिन जिसका काम है इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, वो एक कुत्ता था, वो जोर जोर से भूंक रहा था और पीछे पीछे हट रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई आप भूंक रहे हैं और पीछे पीछे हट रहे हैं, तो आप क्यों भूंक रहे हैं? तो उन्होंने कहा मालिक को खुश करना है। तो उन्होंने कहा पीछे पीछे क्यों हट रहे हैं? तो उन्होंने कहा डर भी लग रहे हैं। पीटीआई जो है अपने इन मालिकानों को जिन्होंने उसको पार की फंडिंग दिया है उसको भी खुश कर रही है, लेकिन पीछे पीछे भी हट रही है। ये मैं तो इस थ्योरी पे मुकम्मल यकीन करता हूँ जो डॉक्टर इसरार साहब ने पेश किया कि इस बंदे को सियासत में किसने लाया, क्यों लाया, किस लिए लाया। पाकिस्तान के एटमी असासों को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान के मईशत को तबाह करने के लिए। जो हकीम सईद साहब ने आज से 22-23 साल पहले लिखा था और फिर इसके बाद मुतअद्दिद बार और एक एक टाइम पे उन्होंने साबित कर दिया। मुझे बताए नेशनल असेंबली में अगर गजा के लिए एक करारदाद पेश हो रहा था तो कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी इसके लिए नो कह सकता है? मुझे बताए इसकी भी आप ये बहुत सारे तजवीज़ पेश के नहीं ये तो इस तरह नहीं था, उस तरह था, इस तरह था। असल मकसद ये था कि यहूदियों के खिलाफ ये लोग नहीं कर सकता था। इसको कोई इसको जो है वो नहीं कह सकता, इनको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि नैरेटिव जो पीटीआई ने बनाया, यानी सुन्नी इत्तेहाद वालों ने, उन्होंने ये बोला कि नहीं हम तो इसको और मजीद बेहतर करके कह रहे थे कि करारदाद पेश करें। उन्होंने तो वो वाली वीडियोस निकाल दी हैं कि देखें जी अयाज सादिक साहब कैसे कह रहे हैं कि हाँ जी ये चीज भी ऐड होनी चाहिए थी करारदाद में। यही होती है नरेशन बिल्डिंग जो आपसे नहीं हो रही। बात मुकम्मल कर ले, मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए जी, नेरेटिव आपको पता है कि यहूदियों से बेहतरीन नेरेटिव कोई नहीं बना सकता है। पीटीआई का मीडिया नेरेटिव बनता है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया जो है वो यहूदियों और इंडिया के इख्तियार में है। और मुझे इसमें एक बराबर की शक नहीं है कि ये पाकिस्तान दुश्मन पार्टी है, ये यहूदियों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। वरना मुझे बताए हमारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया था क्या? हमने IMF को खत लिखा था क्या? हमारे लोगों को जेलों में नहीं भेजा गया था क्या? मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार नहीं किया क्या? दिपरियाल को चांद रात पे अस्पताल से घसीट के गिरफ्तार नहीं किया? तो क्या हमने कर्नल शेर खान के मुजस्सिमों को जमीन पे गिराया और घसीटा? क्या हमने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया? क्या हमने? इनका लड़ाई हुकूमत के साथ नहीं है, ये याद रखे। इनका लड़ाई है रियासत के साथ। हुकूमत के साथ लड़ना, हुकूमतों का मुखालफत करना वो और चीजें, रियासत का मुखालफत करना, रियासत के साथ लड़ना वो और चीजें। बहुत अच्छी आपने बात की। मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दे, वापस आते हैं तो हम डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। अभी और बहुत से मामला है जिनको बात करनी है। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सीधी बात में बने हुए हैं जी अखुनजादा चट्टान साहब, राना एहसान अफजल साहब एंड लालचंद मल्ली साहब। लालचंद मल्ली साहब, यहाँ पर शो के अंदर तो एक कंसेंसस हो गया कि आप रियासत मुखालिफ जा रहे हैं, फिर जब रियासत एक्शन लेगी या रियासत जरा सा भी आपसे पूछगछ करेगी तो आप फौरन कह देंगे जी देखिए जी जमहूरियत को खतरा हो गया, देखिए जी हमारा रास्ता रोका जा रहा है, देखिए जी खान का रास्ता रोका जा रहा है। सर आप अपने आप को भी तो देखें ना कि आप क्या कर रहे हैं। जी देखिए, पहले तो मैं रिप्लाई करूंगा राना साहब को। राना साहब कह रहे थे कि पीटीआई हुकूमत ने धांधली रोकने के लिए इंतखाबात में क्या किया। तो देखिए राना साहब, हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है मुतारिफ कराई थी, उसके लिए कानून साजी भी की थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने आते ही सबसे पहले उस कानून को खत्म किया। और वही वजह बनी कि क्योंकि आपको पता था कि आपका इंतखाबात जीतना अब मुश्किल है और मुमकिन नहीं है, इसलिए आपने उसको खत्म किया। और अभी जो मौजूदा हुकूमत कौम 47 की पैदावार है। PMLN और पीपल्स पार्टी सियासी दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो पाक फौज को भी नहीं बख्श रहे हैं। कल जो शहादतें हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बरमला उसका जो है दहशतगर्दों की मजम्मत की है, लेकिन इनकी पूरी लीडरशिप ये बावर कराने के लिए जो है बहुत कोशिश कर रही है। उस पर उन्होंने ताजियत कम की है, उन्होंने उस पर दुख का इजहार कम किया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करने की ज्यादा कोशिश की है। GSP प्लस की बात की तो यूरोपियन यूनियन ने खुद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हमें इस तरह की कोई चीज नहीं मिली, लेकिन ये खुद इस चीज को सबसे ज्यादा
हाई लाइट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान में ख्वातीन को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स को जो है टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा है। ये खुद इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। जहां तक रियासत की बात आपने की है तो रियासत अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल इस जुल्म और जबर का जो है वो शिकार रही है। यही वजह है कि बगैर किसी जुर्म के इमरान खान, मखदूम शाह महमूद कुरैशी और हमारी सारी सेंट्रल क़यादत जेलों में है। हमें इलेक्शन लड़ने ना दिया गया। हमारे जो है आपको पता है जिस तरह का जुल्म और जबर हुआ, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। सर आपने कहा कि बगैर किसी जुर्म के 3 उनको सजाएं हुई हैं सर। देखिए सजाएं तो नवाज शरीफ को भी हुई थी, सजाएं तो भुट्टो को भी दी थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? देखिए हमारे इदारे जो है 44 साल लगे सर। हाँ जी लग जाए 44 साल। इमरान खान ने कहा है 44 साल लग जाए या 100 साल लग जाए, वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नवाज शरीफ की तरह मुल्क से नहीं भागेंगे, वो ईंट से ईंट बजाकर दुबई नहीं भाग जाएंगे, वो यहीं खड़े रहेंगे और अपने अवाम के साथ खड़े रहेंगे। और ये आपने देखा सर कौन भागा? वो ईंट से ईंट बजाने वाले जिनकी तरफ आप इशारा करें वो आज मुल्क के सदर पाकिस्तान है सर। और जो शहबाज शरीफ साहब है वो प्राइम मिनिस्टर है। हाँ नवाज शरीफ साहब के पास कोई बड़ा तगड़ा ओहदा नहीं है, लेकिन नेशनल असेंबली में तो वो है सर। और उनके ऊपर जो केसेस तो उनमें तो उनको बाइज्जत बरियत मिली। जी सर। देखिए इस वक्त जो हुकूमत है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। अच्छा। शहबाज शरीफ यकीनी तौर पे वजीर-ए-आज़म है, ना वजीर खजाना उनका है, ना वजीर दाखिला उनका है। ये इनको तोहफे में दिए हुए हैं। जिस तरह दहेज में चीजें दी जाती हैं, ये दहेज में मिले हुए ये इनके वज़रा है जो खुद किसी वक्त मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे और इनको जो है इनके किए हुए जराइम और जो का हिसाब देना पड़ेगा इंशाल्लाह। जी राना साहब, ये जहेज में आए सारे लोग आपके साथ, आपकी इसमें कोई चॉइस नहीं थी? इतने बेबस शहबाज शरीफ साहब इस दफा भी? राना साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। देखिए प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट के मेंबर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है तो वो कैबिना में जो है वो आए हैं, तो उनकी इजाजत और उनकी जो है सिलेक्शन के बगैर तो वो ये मुमकिन नहीं कि उनकी कैबिनेट का वो हिस्सा बने। ये तो इल्जाम है ना जी। तो फिर आप लोगों ने सोचा है कि कुछ नरेशन बनानी है, इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना है कि जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाएगा? और आपसे हम कोई और सवाल पूछ लेते हैं, फिर बता दें मुझे आप लोग का लाहे अमल क्या होगा? मेरे ख्याल से ये तो लीगल टीम अब देखेगी। अब ये जो एजेंसीज हैं वो देखेंगी कि मुल्क के खिलाफ अगर ये इनका एजेंडा मुल्क के खिलाफ इसी तरह बढ़ता रहा तो डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी भी होनी चाहिए कि आप जो है रियासत के मफाद के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन देखें इसको बिला वजह ये आगे भी नहीं बढ़ा जा सकता जब तक कोई सॉलिड जो है वो कोई चीज ना हो, क्योंकि जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको देख के ही हुकूमत आगे बढ़ेगी ना। तो लेकिन अगर कोई सॉलिड चीज ऐसी कोई साजिश मिली, साजिश तो ये है कि आप ओपनली आप राब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ अदारों से कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट ना करें, तो इसको लीगल टीम चेक करेगी कि किस तरह आगे बढ़ना है। लेकिन सर वजह क्या है? आपको क्या लगता है कि अभी तक आपने जैसे खुद भी अभी कहा कि होना भी चाहिए था कुछ, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक वजह क्या है कि अभी तक कोई लीगल एक्शन होता हुआ हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रही, सिर्फ IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज की बात नहीं कर रही, सिर्फ GSP प्लस वाली ऑनलाइन पिटीशन की बात नहीं कर रही। आप लोगों ने तो 9 मई के ऊपर अच्छी खासी सियासत की है सर। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों ने सियासत की है क्योंकि अगर बल्ला छिना गया तो ये कहा गया कि भाई 9 मई नहीं करना चाहिए था। अगर इमरान खान को जेलों में डाला गया तो ये कहा गया कि हाँ भाई फिर इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन 9 मई के ऊपर वैसे खुद से कोई सजाएं नहीं हुई है सर। वजह इसकी क्या है? आप ठीक कह रही। देखिं ये तो हुकूमत का भी कंसर्न है कि अदालती मामलात इतने स्लो क्यों चल रहे हैं, और यहाँ जो प्रोसिक्यूशन है उसको चाहिए है कि वो अपनी मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करें और इनको जो है वो हतमी जो जामा है वहां तक हम पहुंचे। मैं एग्री करता हूं आपसे बीनेश, ये तो बड़ा अफसोसनाक बात है कि अभी तक 9 मई के जो मुल्जमान हैं उनको
सजाएं नहीं हुई, लेकिन ये अदालतों के जरिए होनी है। तो अदालतों को भी चाहिए है कि कोर्ट जो ये केसेस हैं उनको जल्दी निपटाएं ताकि लोग इसके ऊपर सियासत ना कर सकें। और अगर जो है एविडेंस जो कि मुझे पता है कि मौजूद भी है और सबने देखी, पूरी कौम ने देखी, फिर इनको सजाएं हो जानी चाहिए। और अगर नहीं है, कोई बेगुनाह है, तो उसको रिहाई मिलनी चाहिए। तो मैं यहाँ एग्री करूंगा, लेकिन ये हुकूमत से ज्यादा अदालतों का रोल है। और आई एम श्योर कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना जरूर एक अच्छा किरदार अदा कर रही होगी, लेकिन ये इसको चेक करना होगा। खुशजादा चिटान साहब, अभी पहले सेगमेंट के अंदर जब मैं बात कर रही थी तो राना साहब ने बोला बिकॉज जाहिर सी बात है आप इत्तेहादी हैं, आप इनको सपोर्ट करें, आपकी मदद से इन्होंने हुकूमत बनाई है। तो ये कह रहे थे कि ये फेल हो गए हैं और ये आगे भी फेल होंगे। तो अब ये सारी बात सुनकर के सर मुझे तो नहीं लग रहा कि पीटीआई फेल हुई है। आपको लग रहा है कि इमरान खान साहब फेल हुए हैं? कहाँ फेल हुए हैं? नेशनल असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा सीटें तो उनकी हैं। इस बारे में बात करें, जहां उनका दिल करता है एहतजाज करते हैं, जब उनका दिल करता है डंके की चोट के ऊपर ऑपोजिशन करते हैं, जब उनका दिल करता है आपको 4 बातें सुनाते हैं, नून लीग को 10 बातें सुनाते हैं, जब उनका दिल करता है, जब उनकी कन्वीनियंस होती है तो IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज भी जायज होता है, रियासत मुखालिफ नारे हैं उससे लाताल्लुकी कर देते हैं और दैट्स ऑल। तो सर ये फेल तो नहीं हुए, इनकी तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी जा रही है। देखिए, अगर इनकी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान को कमजोर करने की है तो वो तो बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है, लेकिन सियासी तंजीम का काम ये नहीं है कि वो अपने मुल्क को, अपनी रियासत को कमजोर करे। सियासी तंजीम का काम ये होता है कि वो मुल्क को आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि 2018 का जो इलेक्शन हुआ था वो एक हाइब्रिड हुकूमत बना, कोई भी पार्टी असेंबली जाने पे तैयार नहीं थी। चेयरमैन बिलावल ने सबको राजी कर दिया कि हमने सिस्टम को चलाना है, हमने मुल्क को मजबूत करना है और सबको असेंबली में ले गए। ऐसे हालात में कि हमारे लोग जेलों में थे, जिसके ये पंखे बंद कर रहे थे, जिनके AC निकाल रहे थे, जिनकी दवाई बंद कर रहे थे, जिनके घर के खाने बंद कर रहे थे, 90 दिन रिमांड पे रखे थे, 2 साल जेलों में रखे थे। इसके बावजूद भी अपोजिशन ने उसको कहा, चाहे वो चेयरमैन बिलावल था, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब था, क्या आपका इंतकाम अपनी जगह पे, लेकिन आओ हमारे मुल्क को आइंदा का जो मसाइल होगा वो मईशत का होगा। मईशत को मजबूत करने के लिए हम आपके साथ एक मिसाक करने को तैयार है, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करने को तैयार है, हम आपके साथ एक कदम आगे बढ़ने को तैयार है। तो अगर आप इस तरीके से सियासत करेंगे तो ये तो आपकी कामयाबी है। अगर आप अपने मुल्क को मुसीबत से बचाते हैं, अगर आप अपने लोगों को रिलीफ देते हैं। हाँ, अगर हुकूमत कोई इस तरह का इक़दामात करे जो मुल्क के लिए ठीक नहीं हो, जो अवाम के लिए ठीक नहीं हो, जिस तरह के अभी हुकूमत ने एक फैसला किया था, तो इस पे हमने इसको एहतजाज किया, हमने इस बंदे को चेंज किया, हमने कहा ये सूबों का हक है, वो तो ठीक है। लेकिन तनकीद बराए तनकीद करना, सिर्फ मैंने तो आपको बता दिया कि PTI का सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान के इक़्तिसाद को तबाह करना, ताकि पाकिस्तान का इक़्तिसाद बिल्कुल तबाह हो जाए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा आके अपने निगरानी में कोई हुकूमत बनाए। और इसका सबसे पहला मुतालबा ये हो कि हम आपको कर्ज देंगे, लेकिन आप इतनी ताकत को यूक्रेन की तरह किसी के हवाले कर दे, क्योंकि इजराइल को नींद नहीं आ सकती है जब तक पाकिस्तान के साथ एटमी असलहा है, जबकि पाकिस्तान एटमी ताकत है। इंडिया चैन से नहीं सो सकती है जब तक पाकिस्तान एटमी ताकत है। सारी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान की एटमी असासों पे है, और इनके लिए जो एहलकार है वो PTI है, वो इमरान खान साहब है। तो इनकी सियासत आप अपोजिशन में उठा के देख ले या गवर्नमेंट में उठा के देख ले, इनके एक एक कदम से, एक एक हरकत से साबित होता है कि ये सियासत किस लिए कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए सियासत कर रहे हैं, या इन लोगों के लिए सियासत कर रहे हैं जिन लोगों ने उनको फंडिंग दिया है। आप इनके इलेक्शन कमीशन का केस उठा के देखे, पार्टी फंडिंग मुझे बताए किसी बाहर दुनिया के मल्टीनेशनल कंपनी को क्या हुआ है कि वो जाके पाकिस्तान की किसी एक तंजीम को कामयाब करना चाहे, उसको आगे बढ़ाना चाहे। आज सोशल मीडिया आप देख ले कि इमरान खान के लिए जो सोशल मीडिया चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है। इनके सारे ताने बाने जो है वो जाके इन लोगों से मिल रहे हैं। अपना ही चला लें, तो इस लिहाज से तो कामयाब आप भी कुछ तो चला लेना। इनको तो जवाब सियासी पार्टियां ही देंगी ना, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर कोई और तो नहीं देगा। मुझे ब्रेक लेना है। बहुत बड़ा इल्जाम आपने लगाया, इंटरनेशनल साजिश, और आलाकार फैसिलिटेटर कौन है? वो PTI है भाई। इसका जवाब लेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। लालचंद मल्ली साहब हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, अखुंजादा चट्टान साहब हैं। लालचंद मल्ली साहब, कुछ आप लोगों की सियासत की समझ नहीं आ रही है, और समझ नहीं आ रही है तो फिर इसीलिए आपको इसी तरह के इल्जामात आप पर लगाए जाएंगे, आपको ताने सुनने पड़ेंगे कि आप इंटरनेशनल साजिश के अंदर इन्वॉल्व हैं, बल्कि आप फैसिलिटेटर हैं ताकि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनको नुकसान पहुंचे। 9 मई की आप एक तरफ मजम्मत करते हैं, अभी शो के शुरू में भी आपने 9 मई की मजम्मत की, उसके बाद जो 9 मई में मुलव्विस अरकान है आप उनको सेनेट का टिकट जारी कर देते हैं। मुझे ये बताइए कि उनको सेनेट के टिकट किसने, कैसे, क्यों जारी किए? देखिए, पहले तो राणा साहब ने रिजर्वेशन शो की है कि अदालतें 9 मई के मुल्ज़मान को जो सजाएं नहीं दे रही है, प्रोसेस बहुत स्लो है। मुझे बहुत हैरत है अगर नवाज लीग को अदालतें स्लो लगती हैं। अदालतें तो नवाज लीग को इस तरह से फैसिलिटेट करती रही है कि अदालत खुद चल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके उनसे अपना बायोमेट्रिक करती रही है, उनको आने से पहले जो है उनकी जमानतें लेती रही हैं, उनको 2 महीनों में सब केसेस से उन्होंने बरी कर दिया। इनके ईमा पे अदालत ने हमसे बल्ला छीन लिया, इनके ईमा पे इमरान खान को 3 केसेस में सजा दी गई। इसके बाद भी ये कहते कि अदालतें कुछ करें, तो भाई और अदालतें आपके लिए क्या कर सकती हैं? जहां तक 9 मई का कहा आपने, मैं एक दफा फिर आपको कहना चाहूँ कि इमरान खान ने भी 9 मई के वाकयात की मजम्मत की है, और आप ये नहीं कह सकती कि कोई उसमें मलबस है जब तक किसी पे जुर्म साबित ना हो, और ये जुर्म साबित होना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओके फाइन सर, जो यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, सनम जावेद हैं, इनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के मुकदमात चल रहे हैं ना, कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन को अपने हाथ में लिया, वही मुकदमे चल रहे हैं ना इनके ऊपर, इसीलिए जेल में है ना। ऐसे तो वेकेशन करने तो नहीं गए, कुछ ना कुछ तो लिखत परत कुछ ना कुछ तो है। तो सर आप लोगों ने उन्हीं को सेनेट के तौर पे आगे कर दिया, और मुराद सईद तो सर सच भागे हुए। हाँ, मुराद सईद साहब तो मैं भूल ही गई, वो जिनको उन्होंने अपना नानशीं बनाना था, जिन्होंने आप लोगों को बताया था कि आपको पता तो है कि कहां कहां किसने पहुंचना है, किसकी कहां कहां ड्यूटी लगी है, वो मुराद सईद साहब को मैं कैसे भूल गई? सॉरी, मैं माजरत चाहती हूँ। मुराद सईद साहब वो तो वैसे भागे हुए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुराद सईद हो, यास्मीन राशिद हो, एजाज साहब हो, महमूद रशीद साहब हो, उमर सरफराज चीमा हो, सनम जावेद हो, सनम जावेद हो, उनको ऑन करती है। और मैंने कहा कि हम इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि जिस तरह के इल्जामात उन पे लगाए हुए हैं, और अल्टीमेटली फैसला अदालतों को करना है, किसी टीवी शो में नहीं हो सकता। जब अदालतें फैसला कर लेंगी या किसी को खुदा न खास्ता अगर सजा देगी तो इस बात पे देखेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जिस तरह की आखून साहब आजकल मुहब वतनी का ठेका लिए हुए हैं, किसी को जो है वो सजाएं दिलवा रहे हैं, किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को देखे, पाकिस्तान का यही अलमिया रहा है कि हर एक शख्स दूसरे को गद्दार समझता है, बैनुल अक़वामी साजिश का। जैसे जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर नवाज शरीफ ने क्या इल्जाम लगाया था, यही इल्जाम लगाया था ना कि वो हिंदुस्तान से मिली हुई हैं, उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं, वो क्या क्या बेनजीर पे इल्जामात नहीं लगे थे। लेकिन ये माजी से कुछ नहीं सीखे, ये उसी रो में चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इल्जाम लगाना आता है तो फिर आप हुकूमत में हो, तो आप उस पर अपनी कानूनी चाराजोई करें, बजाय इसके कि टीवी पे आके आप शोर मचाएं। आप देख रहे कि माशाल्लाह बहुत भारी हो सकते हो, बहुत जो है बॉडी बिल्डर लगते हो, तो भी हो, लेकिन आपको अल्टीमेटली जाना तो लॉजिक के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ जाना पड़ेगा ना। आप किसी वक्त कह रहे हो कि बैनुल अक़वामी साजिश है, ये बैनुल अक़वामी साजिश होती तो बैनुल अक़वामी साजिश करने वाले जेलों में होते हैं। बैनुल अक़वामी साजिश उन्होंने की है जो अभी हुकूमत में है। ये लंदन जो प्लान था उसके तहत ये सारी हुकूमत बनी हुई है, जो लंदन एग्रीमेंट को जो है उस प्लान में कौन कौन था सर? क्योंकि मुझे एक ही लंदन प्लान का पता है, वो जिसमें वो ताहिरुल कादरी थे और काफ लीग थी और वो ज़हीरुल इस्लाम साहब थे और ये थे। अभी वाले में कौन कौन था बताएं जरा। अभी पीपुल्स पार्टी थी, अभी नवाज शरीफ थे, और जब नवाज शरीफ को बुला के यहाँ पर पाकिस्तान में, और फिर वो ये नारा लगाया गया कि पाकिस्तान को नवाज, तो उनको बेचारे को मक्खी की तरह निकाल के बाहर किया गया और पाकिस्तान को शहबाज दे दिया गया। लंदन प्लान वही फेल हो गया सर, आपके बताते बताते ही फेल हो गया कि नवाज शरीफ को बुलाया गया और फिर नवाज। नहीं, लंदन प्लान में यही था, उसको बुला के इस्तेमाल करना है और अच्छा बिठाना है, इस्तेमाल करना और मक्खी की तरह निकाल देना है। ठीक है, मैं जरा पॉइंट से ऐसे ही होता है, ऐसा ही हुआ है, हमेशा ऐसा हुआ है, हमेशा इस तरह हुआ है, हमेशा इस तरह किया जाता है। तो लिहाजा ये हमें इस तरह की इल्जाम तराशी ना करे।
یہ اپنی محبت کا इनको देखें, आप कौमी असेंबली का रिकॉर्ड निकलवा लें. गजा पे जो रेजोल्यूशन आई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट किया है. अगर उस पर वोट नहीं होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा. इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम लगाकर इतना गजा का इनको दुख है तो चले जाए गजा ना. ये तो खाम अगर टीवी शो पे आके गजा की मोहब्बत दिखाते थे. क्या कर लिया फॉरेन ऑफिस ने, आप मुझे बता दें. कौन सा ऐसा सख्त स्टैंड लिया है इसराइल के खिलाफ कि जिसपे जो कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की दी हुई लाइन के जो हो उसको मुशाबत रखता हो. ये तो इनको अगर मौका मिले तो ये अभी हिंदुस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के खिलाफ मैंने तो इनका लीडर जो नवाज शरीफ मलिक साहब, मैं आपको बताऊं एक बात, मैं आपको एक चीज बताती हूँ. इनको अगर मौका मिलेगा ना सर जी सर, मैं आप ही के साथ सर, मैं यही बता रही हूँ आपको सर, अगर इनको मौका भी मिलेगा ना सर, तो मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे. अब जैसे मलिका बुखारी हैं, उनकी बड़ी बहन बीमार थी, उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में था, वो जाना चाह रही थी, नहीं जा पा रही थी. उन्होंने जी सर सुन तो ले, अरे सर सुन तो लेना, मैं आप ही से पूछूंगी. ये सर आप मुझे बताएंगे, ये मैंने आपसे पूछना है कि उन्होंने पब्लिकली ट्विटर के ऊपर ये बात रखी. ट्विटर के ऊपर पब्लिकली ही जो एक्स है उस पे जो मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ी गलत बात है, नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो अप करना चाहिए. और अब जो खबर आई है वो ये आई है कि मरियम नवाज की जमानत पर पीटीआई की मलिका बुखारी को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई. सर ये तो एक अच्छी चीज थी, मैं तो इसकी तारीफ करना चाहती थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप भी इसकी तारीफ करेंगे. तो ये तो अच्छी चीज है, एक नई रिवायत कायम हुई है ना सर. तो ये अगर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इनको मौका भी मिला तो ये बदले में नहीं यकीन करेंगे, एक नए दौर का आगाज करना चाहते हैं आपके साथ भी सर, जिसकी शुरुआत मरियम नवाज ने मलिका बुखारी के साथ की है. देखिए बिनेश, आपकी मरियम नवाज से मोहब्बत मुझे समझ में आती है, लेकिन मेरी बात तो सुने ना. देखें, सबसे पहले सवाल ये है कि एक खातून जिसके लिए हम ख्वातीन के लिए पूरे पाकिस्तान के जो जमातें हैं वो ये दलील देती है कि ख्वातीन को सियासत में आना चाहिए. मलिका बुखारी पाकिस्तान आई, उन्होंने इंग्लैंड की अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी और वो पाकिस्तान की सियासत में आकर एक्टिव हुई और उन्हें एक कंट्रीब्यूशन थी, वो लॉ की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थी. लेकिन आपने देखा उनको किस तरह से अगवा कर लिया गया, उनको जेल में रखा गया, उनसे जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई. चले ये सब कुछ आपने किया, उसका जुर्म क्या था कि वो नो फ्लाई लिस्ट पे थी या ECL पे थी. ये क्या बात हुई कि आप थप्पड़ मार कर माफी मांग ले और फिर एहसान भी जताए कि मैंने तुम पे एहसान कर दिया. सबसे पहले तो ये तसलसल है ना. अब तो आपको समझ में आ गया. पहले आप कहते थे ये निगरान हुकूमत नवाज लीग की एक्सटेंशन है तो कोई नहीं मानता था. अब जब उन्होंने गुजरा भी नवाज लीग के ले लिए, निगरान हुकूमत के ले लिए, तो अब तो आपको समझ में आ गई ना. तो ये कौन लोग. ठीक है, मुझे सर समझ आ गई है. दुनिया की जो जितनी भी जो कायनात है ना, पूरी कायनात वो पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रही है, मुझे समझ आ गई है. मैं पूछूंगी कि ये लोग क्यों साजिश कर रहे हैं आपके खिलाफ. कम से कम ये तो रुक जाएं. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे. वेलकम बैक जी. चट्टान साहब, ये तो इतनी ज्यादा बातें पिछले सेगमेंट में होगी, सर रिस्पॉन्ड करें. आपकी पार्टी से ही उन्होंने डायरेक्ट जो है वो तंज के निश्तर बरसाए हैं, सो जरा इनको रिस्पॉन्ड करें भाई कि आप क्यों कर रहे हैं इन सबके खिलाफ साजिश. देखिए जी, हम तो मुफाहिमत वाले लोग हैं, हम तो किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं. हमने तो बीबी की शहादत पे भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, ना हमने किसी इदारे पे हमला किया, ना मुल्क के खिलाफ अमेरिका को खत लिखा, ना IMF को खत लिखा, ना बाहर दुनिया को आके कह दिया कि आओ हमारे मुल्क के इन्वेस्टिगेशन करे. हम तो मुफाहिमत वाले लोग हैं. हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क चले, ये मुल्क पाकिस्तान जो हमने बनाया है, बहुत कुर्बानियां देकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे खवातीन ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं कि हम इस मुल्क को, इस खित्ते का, इस रीजन का और टाइगर बनाए. और ये बन सकता है. ये जोग्राफियाई लिहाज पे जिस जगह पे है, इस मुल्क को अल्लाह ने जो कुछ दिया है, यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे जंगलात है, यहाँ पे बागात है, यहाँ पे मिनरल है, यहाँ पे माइंस है. तो हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क को मजबूत करे, इस मुल्क को. और ये तब होगा जब इस मुल्क में मुफाहिमत होगा, ये तब होगा जब इस मुल्क में इंतकाम की सियासत का खात्मा होगा. तो हमारा तो कोशिश तो ये है कि हम इंतकाम की सियासत का खात्मा करें, इस मुल्क में मुफाहिमत का सियासत शुरू करें और इस मुल्क को मजबूत कर दे. तो हमने तो हमेशा ये कोशिश किया है, अब भी हमारा ये कोशिश है और ये कोशिश हमारा जारी रहेगा.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک تب مضبوط ہو سکتا ہے اس ملک میں ہم نے ایک آئین بنایا ہے، ایک دستور بنایا ہے، اس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے، اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے۔ جب تک ہر ادارہ اس آئین پہ عمل درآمد نہیں کرے گا یہ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا تو جدوجہد یہی ہے کہ ہم اس ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی کو قائم کریں، تاکہ اس ملک میں آئین اور قانون کا بالادستی ہو تو یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ ملک مضبوط ہوگا۔ ہمارا نہ کل یہ مطالبہ تھا کہ آرمی چیف ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اور ہمیں اس ملک پہ نہ قابض کرے، اور نہ آج ہمارا یہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کا حق ہے، وہ جس کو لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو آپ نے دیکھ لیا کہ زیادہ اکثریت پی ٹی آئی کو ملا، ہم نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اکثریت ملا ہے، ہم تو وزارتیں نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا حق پی ٹی آئی کا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنا ووٹ دیں گے۔ لیکن ان لوگوں کو پتا تھا کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آئے گا، جب سیاسی استحکام آئے گا تو ملک کا معیشت مضبوط ہوگا، جب ملک کا معیشت مضبوط ہوگا تو اس کے علمی اثاثے چلیے تو مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں آپ کی کوشش کس حد تک کامیاب ہوتی ہے آنے والے دنوں کے اندر۔ میرے پروگرام کا وقت آج کے لیے ختم ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، رمضان مبارک ہو آپ لوگ کو، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ سے ملاقات کریں۔